स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है। डच के बारे में हम आज पढ़ेंगे। डच कौन से नीदरलैंड के लोग थे ये। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, जो इसकी जो बैकग्राउंड है मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप पहले उस फर्स्ट वाली वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मैंने कल आपको बताया जो पहली यूरोपियन पावर इंडिया में वो पोर्तुगीज थे। अब उसके बाद जो यूरोपियन पावर इंडिया में आई वो कौन से थे? वो डच थे। और डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के। अब आपके माइंड में ये भी बात उठ रही होगी कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है 1602 में डच कंपनी बनी और इससे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में बन चुकी थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी, लेकिन जो उनकी सेटलमेंट थी वो इंडिया में बाद में। और डच की कंपनी कब बनी? 1602 में। और इनकी सेटलमेंट जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटेन वाली आप कह लें। उनकी जो सेटलमेंट थी इनकी सेटलमेंट के बाद में यहाँ पे आई, बाद में उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, बाद में उनकी सेटलमेंट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। इसलिए मैंने यहाँ पे आज जो टॉपिक लिया वो हमने कौन सा लिया? डच वाला। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। कॉर्नलिस डी हॉटमैन वाज द फर्स्ट डच मैन टू रीच सुमात्रा एंड बैंटम इन 1596। ये सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है और बैंटम भी उधर ही है। कॉर्नलिस डी हॉटमैन जो था पहला डच था जो यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे? सुमात्रा और बैंटम में कब? 1596 में। In 1602 the State Journal of Netherlands amalgamated का मतलब होता है इकट्ठा करना। स्टेट जर्नल ऑफ नेदरलैंड ने 1602 में क्या किया? amalgamated many trading companies into the East India Company of Netherlands। बहुत सारी जो ट्रेडिंग कंपनी थी नेदरलैंड की, उनको इकट्ठा करके कौन सी कंपनी बना दी? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड, या इसे कह दीजिए आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेदरलैंड या डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कहते हैं हम। कंपनी का नाम वीओसी, वहाँ की लैंग्वेज में यह है वेरेनिंग ओस्टिंडिश कंपैगनी, यह वहाँ की लैंग्वेज में इसका नाम था। वहाँ की जो उनकी लोकल लैंग्वेज उसमें इसका नाम चाहिए था। The company was also empowered to carry on war, to conclude treaties and to take possession of territories and to erect fortresses। और कंपनी को पावर दी गई क्या? वार करो, जंग करो, फिर उसके बाद ट्रीटीज करो, फिर उसके बाद टेरिटरीज को पोजेस करो, टेरिटरीज को एक्वायर करो और फोर्ट्रेसेस करो। इन इंडिया में द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश इन 1605। जैसे मैंने आपको कहा, इंडिया में डच ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की? 1605 मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। द डच इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात। अगर आपने वही, मैंने फिर से आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कोरोमंडल कोस्ट कौन सी कोस्ट है इंडिया में। डच ने अपनी जो थी वो फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की वहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में की, वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। गुजरात में इस्टेब्लिश की, यूपी में की, बंगाल में की और बिहार में की। 1609 में फैक्ट्री एट पुलिकट, 1609 में इनकी फैक्ट्री कहाँ पे बनी? पुलिकट में। सूरत में 1616 में, भीमलीपट्टनम में 1641 में, कार्यकाल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में, नागरपट्टनम में 1658 में और कोचीन में बनी 1663 में अपनी फैक्ट्री established की। They carried indigo manufactured in the यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया। और ये इंडिगो कहाँ से लेते थे? यमुना वैली से और सेंट्रल इंडिया। इंडिगो नील क्यों कहते हैं हम? कहाँ से लेते थे? यमुना वैली से और सेंट्रल इंडिया से। टेक्सटाइल एंड सिल्क फ्रॉम बंगाल, टेक्सटाइल और सिल्क कहाँ से लेते थे? बंगाल से। ओपियम एंड राइस फ्रॉम द गंगा वैली, और ओपियम और राइस कहाँ से लेते थे? गंगा वैली से। फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू इशू स्टॉक, पहली कंपनी वर्ल्ड की थी कौन सी? डच, जिन्होंने स्टॉक इशू की है। मोनोपोली किस चीज के बारे में इनके पास जो मोनोपोली थी वो कौन सी थी? टेक्सटाइल, इंडिगो, सिल्क, ओपियम, राइस एक्स्ट्रा। इंडियन गारमेंट केम टू बी नोन एज गारमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब डच जब यहाँ पे आए तो जो यहाँ पे इंडियन गारमेंट थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? गारमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। डच हैड कैप्चर्ड Amboina near Indonesia from Portuguese in 1605, where they massacred 10 Englishmen and 9 Japanese in 1623.
अब आपको जब भी पढ़ना है आपको टू द पॉइंट पढ़ना है और जो लाइंस लिखी है आपने उन लाइंस को समझना है। अब डच ने क्या किया, इस लाइन में क्या कहा गया है, डच ने कैप्चर्ड किया अंबाइना नियर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास अंबाइना को क्या कर लिया, कैप्चर्ड कर लिया। किससे, पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया 1605 में। इसका मतलब वहां पे पोर्तुगीज डच से पहले पहुंच चुके थे इंडोनेशिया वाले इलाके में। वहां पे क्यों गए थे, जैसे मैंने आपको कहा ये कुछ एरिया ऐसे हैं यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज्यादा होती है, जैसे इंडिया का इलाका आ गया, जैसे साउथ इंडिया वाला आ गया, श्रीलंका आ गया, इंडोनेशिया आ गया, वहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जब वो पोर्तुगीज यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, वो उधर भी गए, इंडोनेशिया में भी गए, वहाँ से भी उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी पार्टीज, अब इंडिया में बहुत सारी पार्टीज आ गई, पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, तो क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। जब पहले एक पार्टी थी, एक पार्टी यहाँ पे काम करती थी, यहाँ से ट्रेड कर, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा रही थी। अब जब दूसरा पार्टी आएगी, इसका मतलब क्या होगा, बेनिफिट कम हो जाएगा, ट्रेड बढ़ जाएगा। तीसरी पार्टी आ जाएगी, बेनिफिट और कम हो जाएगा। पोर्तुगीज पहले ही थे इंडोनेशिया में। अब डच ने क्या किया, वहाँ पे अंबाइना आइसलैंड है, वहाँ पे इसको कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज से 1605 में, जहाँ पे उन्होंने 10 इंग्लिशमैन को मारा और 9 जापानीज को मारा है। 1623 में उन्होंने वहाँ पे क्या किया, फिर 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को 1623 में वहाँ पे मारा। इसका मतलब इंग्लिशमैन भी वहाँ पे थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे वो भी वहाँ के, जो ब्रिटेन की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पे थे। इन्होंने उनको मार दिया और ये एरिया जो था उनसे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब दिस इंसिडेंट इंटेंसिफाइड द राइवलरी बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच, और इंग्लिश और डच के बीच में इस इंसिडेंट की वजह से और भी जो है क्या होगी, दुश्मनी होगी, राइवलरी स्टार्ट होगी। In 1667, both the parties came to compromise by which British agreed to withdraw all their claims on Indonesia and the Dutch retired from India. 1667 में दोनों compromise करते हैं। ब्रिटिशर कहते हैं कि हम यहाँ से इंडोनेशिया से हट जाएंगे और डच को उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, इंडिया से हटना पड़ेगा। नवंबर 1759 में क्या होता है कि इंग्लिश जो है डच को हरा देते हैं, कहाँ पे, बैटल ऑफ बेतारा, और बैटल ऑफ बेतारा गए और हुगली गए, कब हरा देते हैं, नवंबर 1759 में। अब डेन्स है, डेन्स कौन से थे, डेनमार्क के लोग थे, डेन्स थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म हुई 1616 में। दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट, इनकी कहाँ पे थी, वैंकूवर तमिलनाडु एंड सीरमपुर बंगाल। दे सोल्ड ऑल दे सेटलमेंट इन इंडिया टू द ब्रिटिशर्स इन 1845। इनके बारे में थोड़ा सा है, इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी सारी सेटलमेंट जो है वो 1845 में जो है सेटलमेंट भेज दी और ये यहाँ से चले गए। इसी के साथ हमारे टॉपिक जो है आज हमने डच भी कंप्लीट कर लिया और डेनिश भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आप कोई भी वीडियो, जो मेरी पहली वीडियो देखने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले आपको पहली वीडियो देखनी है। अब कल जो नेक्स्ट वीडियो है उससे पहले आपको इन चीज़ों के जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए।